स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द आरवी क्लासेस 30। मैं श्वेता मैम आपके सामने एक नए लेसन के साथ आई हूँ जिसका नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये एनसीईआरटी पुस्तक के हमारे अतीत भाग 1 से लिया गया चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे आज? इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे लोक शासक कैसे बने, उस समय की वर्ण व्यवस्था क्या थी, जनपद महाजनपद शब्द क्या होते हैं, इनका विकास कैसे हुआ, कृषि में किस प्रकार परिवर्तन आया और सूक्ष्म निरीक्षण जनपद मगध और वज्जी के। चलिए तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लोक शासक कैसे बने। चूंकि ऋग्वैदिक काल के हमारे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि लोगों को शासक बनाने के लिए युद्धों में विजय होना बहुत जरूरी होता था। परंतु जैसे हम ऋग्वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं यानी उत्तर वैदिक काल की ओर प्रस्थान करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, पुरातत्वविदों के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि राज्य लोक शासक जो थे यज्ञों के माध्यम से बनना शुरू कर दिए थे। यानी कि जो जितने भव्य यज्ञ करवाते थे राजा उसी को कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञ उस समय बहुत प्रधान यज्ञ माना जाता था और जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ करवाता था उसी को प्रधानता, उसी को राजा, उसी को सम्राट माना जाता था। आपने रामायण तो देखा होगा और रामायण में भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। बिल्कुल वही, इसमें एक अश्व होता है यानी कि एक घोड़ा होता है जिसको खुले छोड़ दिया जाता था, मतलब पूरे विश्व की सैर करने के लिए। वो जहां जहां जाता था वहां के राज्य उस राजा के अधीन हो जाते थे जो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। अगर कोई राजा इस अश्व को रोक देता था तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था। अगर इसमें अपोजिट राजा की यानी कि जिसने अश्व को रोक दिया उसकी विजय हो जाती थी तो वो अब सम्राट कहलाता था। और जो राजा मानो कि अश्वमेध यज्ञ जो करवा रहा है वो विजयी हुआ तो फिर से उसका अश्व जो है विचरना शुरू करेगा और वो राज्य इस राज्य के अधीन हो जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे परिवर्तन होते गया, जैसे जैसे हम लोग ऋग्वेद काल से आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि राजा एक राज्य के प्रधान नागरिक के तौर पर सामने आता है। उसके लिए अलग से महल बनते हैं, उसके लिए अलग से सेनाएं रहती हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल को ऋग्वेद काल इसलिए कहा जाता था क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि ऋग्वेद की रचना हुई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में 3 महान ग्रंथों की रचना हुई जो थे यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन तीनों वर्णों की व्यवस्था, इन तीनों ग्रंथों की वर्णन करें, अगर इन तीनों ग्रंथों की बात करें, इन तीनों ग्रंथों से हमें पता चलता है कि उस समय यज्ञ बहुत प्रधान मात्रा में होते थे। उस समय बहुत सारे मंत्रों का, बहुत सारे अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है और उन्हीं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था भी लागू हो चुकी थी। यानी कि हमारा दूसरा टॉपिक है ये वर्ण व्यवस्था। वर्ण क्या होता है? ये वर्ण समाज किस प्रकार विभाजित हो गया। जैसा कि ऋग्वेद काल में हमने देखा था कि उस समय जाति प्रथा शब्द का कोई बोध नहीं होता, ना ये पता चलता है कि जातियां थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जातियां हो चुकी थी। यानी कि पुरोहित, योद्धा, व्यवसायी, शिल्पकार, पशुपालक, कृषक, मजदूर, आखेटक, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे जो जातियों के लोग थे, ये सारे व्यापार करने वाले जो लोग थे वो अपने जातियों में विभक्त हो चुके थे। अर्थात जो पुरोहित थे उन्हें ब्राह्मणों की संज्ञा दी गई, जो योद्धा थे, जो राजा थे, उन्हें क्षत्रियों की संज्ञा दी गई, जो व्यापारिक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, वो वैश्य हो गए और जो समाज के सबसे अछूते जात हुए, मतलब कि जो आखेटक हुए, जो जंगलों में रहते थे, उन्हें दासों की संज्ञा या शूद्रों की संज्ञा दी गई। यहाँ तक कि महिलाओं को भी शूद्रों की संज्ञा में रखा गया है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति भी सही नहीं थी, उन्हें दासों की समान ट्रीट किया जाता था और उनका समाज में वर्चस्व नहीं था। उन्हें पूजा करने का अधिकार नहीं था, उन्हें वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें शास्त्र ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। अर्थात हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज जो थे वो पुरुष प्रधान समाज थे। भले ही महिलाएं
महिलाएं का अस्तित्व था वहां पर, वो लोग घरों के अंदर रहती थी, लेकिन उन्हें दासों से कम नहीं समझा जाता था, यानी महिलाएं भी दासों के समान थी। अब बताइए सर गाइस, क्या ये उचित है महिलाओं को दास समझना, या ये उचित है कि महिलाओं को शूद्रों की तरह व्यवहार करना? क्या महिलाओं की जिंदगी केवल चार दीवारी के अंदर शूद्रों के ही समान रहने पर थी? अगर आप इस बात से उचित है तो मुझे कमेंट कर कर बताइए, और अगर नहीं है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे जानना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बाद चलते हैं, जनपद। जनपद क्या होता है? अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ की तरफ पढ़ें तो जन और पद। जन मतलब लोग, पद मतलब चरण, यानी कि जहां लोगों का चरण पड़ा वो जनपद कहलाया। यानी कि जैसे कि मैंने प्रारंभिक अपने क्लास में बताया था, पहले क्लास में लोग बस्तियों के रूप में बसे, कस्बों के रूप में बसे, गांवों का निर्माण हुआ। इसी तरह जो जनपद थे वो छोटे छोटे गांवों का समूह था, जहां लोग कस्बों की तरह, बस्तियों की तरह रहा करते थे। लेकिन इन जनपदों में राजाओं का अहम भूमिका रहता था, राजाएं यज्ञ करवाते थे। यही साक्ष्य हमें दिल्ली के पास पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेरा में प्राप्त हुई है। वहां पे पुरातत्वविदों ने उत्खनन किया। उत्खनन से ज्ञात हुआ कि वो मवेशियों को पालते थे, वो पशुपालन में भी आगे थे, यहाँ तक कि कृषि व्यवस्था में भी वो उन्नत थे। उन्होंने जौ की, गेहूं की, चावल की, धान की, उसके अलावा मटर की, गन्ने की, ये सब कृषियां कर रखी थी। उत्खननों से हमें ये भी ज्ञात होता है कि वो लोग तरह तरह के बर्तनों का भी यूज करते थे, बर्तनों में लोहे का भी प्रयोग करते थे। उनको, उनके द्वारा वो बर्तनों पे बहुत तरह की चित्रकारियां बनी होती थी, यानी कि इन बर्तनों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि उस समय चित्रकारी प्रसिद्ध थी। यहाँ तक कि हमें कुछ रेखाएं और ज्यामिति गणनाओं का भी पता चला है। इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोग गणित से भी परिचित थे। अब ये जनपद जो था, राजाओं का समूह था, राजाओं की प्रधानता थी इस पर। इन्हीं जनपदों में से कोई जनपद ऐसे थे जो महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, और जो महत्वपूर्ण स्थान रखते थे वही महाजनपद कहलाते थे। महाजनपद यानी कि बहुत सारे कस्बों का समूह जिसे किले से किलाबंदी कर दी गई हो, यानी कि किले, बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारों के किले बना दिए जाते थे। ये दो कारणों से बनते थे। पहला कारण क्या? राजा को दूसरे राज्य के राजा के आक्रमण का डर रहता था कि कहीं वो हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, इसलिए। और दूसरा, अपनी शानो शौकत को दिखाने के लिए, अपनी प्रभावशालिता को प्रदर्शित करने के लिए, अपने वैभव को प्रदर्शित करने के लिए ये राजा किले का निर्माण किए थे, किले बंदी करवाए थे। इन ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े किलों का निर्माण होता था। इन किलों को करने, भरने के लिए, बनाने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती थी, बहुत से अनाजों की आवश्यकता होती थी, बहुत से कारीगरों की आवश्यकता होती थी, उसके देख रेख के लिए एक सेना की नियुक्ति होती थी। तो इन सारी चीजों के लिए कर व्यवस्था स्थापित हुई, यानी कि महाजनपदों ने कर की व्यवस्था को, टैक्स की व्यवस्था को जन्म दिया। अब वेतन देने के लिए जो आपके लिए काम करेगा, आप उसको तो सैलरी दोगे, वेतन दोगे। वैसे ही राजा के जो अंडर में काम करते थे तो राजा उनके लिए सैलरी देते थे, उनको वेतन देते थे। अब ये वेतन कहाँ से आए उनके पास? इतने लोगों को जो वो नौकरियां देते थे, किलों की मरम्मत करवा रहे हैं, महलों की सेवा के लिए दास दासियां हैं, तो उन लोगों को कहाँ से पैसे मिलते थे? तो उन लोगों पर, जो गांव के लोग होते थे, उन पे कर लगाए जाते थे। जैसे कि जो किसान होते थे वो फसल का 1/6वां भाग राजा को देते थे। जो व्यापारी होते थे वो आयात निर्यात करने पर जो कर लगाते थे वो राजा को देते थे। जो मवेशी होते थे, जो पशुपालक होते थे, वो भी राजा को कर भरते थे। यहाँ तक कि जो आखेटक होते थे और जो संग्रहकर्ता होते थे, जो जंगलों में जाते थे और कीमती पत्थरों या कुछ भी उन्हें जो मिलता था वो भी राजा को समर्पित करते थे। इस तरह से राजा को
कर मिलता था और वो अपने एक बड़े से सेना को, एक बड़े से प्रशासन को, एक बड़े से दास दासियों को नियुक्त करता था अपनी सेवा के लिए और उनको पैसे देता था। ये हुआ वहां की सभ्यता के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कृषि में परिवर्तन। हम जब ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि कृषि में महत्वपूर्ण 2 परिवर्तन हुए। कौन कौन से 2 परिवर्तन हुए? पहला कि वो लोहे के औजार से तो अवगत हो चुके थे, तो जहां हल वो लकड़ियों का प्रयोग करते थे, जहां हलों में वो लकड़ियों का प्रयोग करते थे, वहां पे अब लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया। लोहे का प्रयोग जब हल के रूप में होने लगा तो जो कठोर भूमि होती थी, जिसपे लकड़ियों से खेती करना, जिसमें लकड़ियों से जोतना बहुत मुश्किल होता था, लोहे ने उसे आसान कर दिया। यानी कि कठोर भूमि पर भी अब जोतना आसान हो गया, यानी कि पैदावार अच्छी होगी। जब जो भूमि कठोर होने की वजह से छोड़ दी जाती थी, कृषि नहीं की जाती थी, उस पर अब कृषि होना शुरू हो गया। लोगों ने अनाज उगाना शुरू कर दिया, यानी कि पैदावार अच्छी होने लगी। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि जब हम ऋग्वेद काल से उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अनाजों में बहुत सारी परिवर्तन आए। वो लोग चावल उगाना बहुत आसानी से सीख गए। उन्होंने विभिन्न तरह के चावलों को उगाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चावलों के साथ जो मिश्रित कृषि जो आज हम लोग करते हैं, जो एक साथ एक भाग में किसी तेलहन को बो देना और दूसरे भाग में चावल या धान की खेती जो की जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, वो कृषि वो लोग करना शुरू कर दिए। यानी कि पैदावार में वृद्धि, बहुत ही अच्छी फसल उगने लगी, चावल की खेती होने लगी। उन लोग बीज डालने से लेकर धान को काटने तक की हर एक विधि बहुत अच्छे से अवगत कर लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि का जो परिवर्तन हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। पहला तो लोहा का उन लोगों का प्रयोग होना शुरू हो गया हलों के रूप में, और दूसरा चावल की खेती कैसे की जाती है वो लोग भली भांति परिचित हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं सूक्ष्म निरीक्षण की ओर। सूक्ष्म निरीक्षण किसकी? मगध जनपद और वज्जी जनपद की। ये महाजनपद के रूप में कैसे परिवर्तित हो गए, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मगध के बारे में। क्या है मगध? कहाँ बसता है मगध? क्या कहते हैं मगध को? चलिए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। मगध जो गंगा और सोन नदी के किनारे बसा है, और इसकी जो लोकेशन है, मगध की जो लोकेशन थी, जो प्राकृतिक इसकी संपदा थी, उसने ही इसे महान बनाने में बहुत योगदान दिया। सबसे पहले मगध तो सोन और गंगा नदी के किनारे बसा था, जिसके कारण जितनी भी उपजाऊ मिट्टी थी इसके किनारे लगी। इसके अलावा आधा भाग मगध का जंगल में पड़ता था, जिसके कारण उन्हें पशुओं जो वो सेना में डालते थे, यानी कि हाथी घोड़े आसानी से मिल जाते थे, उन्हें प्रशिक्षित कर लेते थे, जिससे सेना में उनकी बलशालिता बढ़ जाती थी। दूसरा, रथों के लिए लकड़ियां मिल जाती थी, घर बनाने के लिए लकड़ियां मिल जाती थी। तीसरा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये था कि वहां से लौह अयस्क की प्राप्ति हो जाती थी, जिसके कारण वो औजार बना लेते थे। यानी कि मगध सेना में, औजार में और फसल में कर्ष पर था, यानी कि अपने सर्वोत्तम चोटी पर था, जिसने मगध को महान बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे राजाओं ने इसे और महान बनाने के लिए अपनी उत्कृष्टता लगा दी। महापद्मनंद ने उत्तर पश्चिमी भाग को मगध का साम्राज्य बना दिया। उस समय जब महापद्मनंद का मतलब नंद वंश का शासन यहाँ चल रहा था, मगध में चल रहा था, तो उस समय मैसेडोनिया का शासक सिकंदर जो विश्व विजय का सपना लेकर यहाँ आया था। मतलब भारत जैसे उपमहाद्वीप को भी वो चाहता था कि अपने विश्व विजेता में शामिल करे, परंतु उसके सेना जो थे वो मगध की सेना से भयभीत हो गए।
यानी कि उसकी सेना में ये भय था कि मगध की सेना हाथी सेना में, रथ सेना में, घोड़ सेना में, पैदल सेना में उनसे कहीं ज्यादा है और उनसे ज्यादा प्रशिक्षित है, तो वो ये युद्ध नहीं जीत सकते। और लास्ट में सेना ने मना कर दिया सिकंदर को कि वो युद्ध नहीं करेंगे। इस तरह सिकंदर का जो सपना था वो अधूरा रह गया और वो वहां से खाली हाथ लौट गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनपदों में भी जो बहुत अच्छे जनपद थे जैसे कि मगध, उनकी उत्कृष्टता ही बताती है कि वो महानता की सीढ़ी पर थे और वहां के शासक ने इन्हें महान बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ा था। इसके अलावा अगर हम वज्जी जैसे जनपदों की बात करें तो वज्जी में एक राजा शासन नहीं करता था। जहां मगध पे एक राजा का शासन था और वो पूरे कस्बों पे शासन करता था, लेकिन अगर हम वज्जी पर ध्यान दें तो वज्जी में एक राजा का शासन नहीं था, यानी कि राजाओं का समूह था। कोई कुछ कस्बे पे शासन करते थे, कोई कुछ कस्बे पे शासन करते थे, कोई कस्बे पे शासन करता था और ये लोग सब मिलकर अपने राज्य को, अपने वज्जी महाजनपद को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। उन्होंने वज्जी में, अगर हम वज्जी जनपद का अगर हम वर्णन करते हैं तो यहाँ पर गण और संघ दो शब्दों का उल्लेख होता है। गण सदस्यों और संघ संगठन, यानी सदस्यों का संगठन वज्जी में था। वज्जी में बहुत सारे राजा मिलकर संघ में बैठकर चर्चाएं करते थे, नीतियां बनाते थे, अपने राज्य को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते थे। आक्रमण कैसे रोका जाए या आक्रमण, किसी राज्य पर आक्रमण करके उसे कैसे विजयी हुआ जाए, ये सारी नीतियां उसमें चलती थी। बहुत सारे संघों, यहाँ तक कि बौद्ध साहित्य में भी इस संघ का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों ही इस संघ के अंग रहे हैं। अगर बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो बौद्ध साहित्य में इस संघ का इतना सजीव वर्णन किया गया है कि आप जब बौद्ध साहित्य में मैं जब आऊंगी तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि उस समय वज्जी और उस समय संघ का क्या महत्व था। परंतु इस चैप्टर में हमें इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बस हमें इसका इंट्रोडक्शन ही लेना है। अब हम बात करें तो 1500 वर्ष, यानी कि 1500 वर्षों तक राजाओं ने ये चेष्टा किया कि वज्जी का जो संघ है उनके अधीन आ जाए, परंतु वज्जी इसके अधीन नहीं आया। कब ये इसके अधीन आया? जब गुप्त वंशों का शासन यहाँ पर हुआ, तब गुप्त वंशों ने इस वज्जी संघ को परास्त किया और इस तरह से उसने एक छत्र राज्य जो है वो बनाया और उसका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पर चला। तो इस अध्याय में हम क्या देखते हैं? इस अध्याय में हमें सीखने को क्या मिला? इस अध्याय में हमें सीखने को मिला कि उत्तर वैदिक काल में जब हम जाते हैं तो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें अश्वमेध यज्ञों की प्रधानता को बताया, जादू टोनों को बताया गया, शिक्षाओं को बताया गया। ये बताया गया कि समाज वर्णों में विभाजित हो चुका था, स्त्रियों को दासों के समान समझा जाता था, स्त्रियां और दास शूद्र कैटेगरी में आती थी। उसके अलावा हमने जाना जनपद शब्द का महत्व, महाजनपद शब्द का महत्व, सूक्ष्म परीक्षण हमने किया मगध और वज्जी को लेकर। तो ये सारी जानकारियां हमें इस चैप्टर से मिली, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य से। होप ये जानकारी आपके सिविल्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। फिर मिलेंगे हम लोग गाइस एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बेल बजाना मत भूलिए। तो फिर गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।